Only Kannada. No Hindi, no English. Only Kannada. नहीं दिखाने का, इधर नौकरी करता है ना तो मराठी सीखने का, इधर आपको एटीट्यूड नहीं दिखाने का, समझा ना? हाँ बोला बोला हाँ बोला हिंदी बोलेंगे, मराठीत बोला नहीं बोलते, मराठीत बोला नहीं बोलते, हाँ ठीक है नहीं बोलते। हमें मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ, कानफट इथंच बसणार। क्या भारत अपने विविधता में एकता के वादे को तोड़ रहा है? क्या वो भाषा जो कभी हमें जोड़ती थी आज हमें बांटने का काम कर रही है? मुंबई के मीरा रोड सबर्ब में एक 48 साल के स्वीट शॉप ऑनर बाबूलाल खिमजी चौधरी के साथ हुई ब्रूटल असॉल्ट ने पूरे देश को शॉक कर दिया था। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने मराठी में बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं किए। एमएनएस के सदस्यों ने उन्हें बेरहमी से पीटा और इस घटना का वायरल वीडियो सबके सामने आ गया। जून 2025 में हुआ ये अटैक सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये तो उस विशाल आइसबर्ग का टिप पर है जो इंडिया की यूनिटी को तोड़ देने की धमकी दे रहा है। रीजनल प्राइड अब डेंजरस लिंग्विस्टिक शोविनिज्म बन चुकी है और इसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी, हमारे लोगों और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिसेस पर पड़ रहा है। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ मुंबई की कहानी है या पूरे भारत में भाषा का एक नया बैटल ग्राउंड बन गई है? मुंबई की कहानी सिर्फ एक शुरुआत है। अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ एक शहर का मसला है तो आप गलत हैं। भाषा के नाम पर ये तनाव, ये जंग पूरे भारत में फैल चुकी है और इसकी ज्योग्राफी लगातार बढ़ रही है। सबसे पहले महाराष्ट्र, जो इस लैंग्वेज वॉर का ग्राउंड जीरो बन गया है। यहाँ 2001 से 2011 के बीच हिंदी बोलने वालों की संख्या में 35.57% की भारी बढ़ोतरी हुई, जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ थी, जबकि मराठी बोलने वाले अभी भी 68.93% हैं। इसी डेमोग्राफिक शिफ्ट ने एमएनएस जैसी रीजनल पार्टीज को एग्रेसिव कर दी। राज ठाकरे ने भाषा को एक्सक्लूजन के टूल के तौर पर यूज किया है। हाल ही में बैंक एम्प्लॉयज और शॉपकीपर्स पर सिर्फ इसलिए अटैक हुए क्योंकि वे मराठी में कम्युनिकेटेड नहीं कर पा रहे थे। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को भी भाषा विवाद के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं करने का स्टेटमेंट देना पड़ा। महाराष्ट्र की सन्स ऑफ द सॉइल पॉलिसी के तहत 80% इंडस्ट्रियल जॉब्स लोकल्स के लिए रिजर्व्ड हैं और नॉन कंप्लायंस पर जीएसटी इंसेंटिव्स तक कैंसिल हो सकते हैं, यानी बिजनेस के लिए एक लिंग्विस्टिक लिटमस टेस्ट। अब कर्नाटक चलते हैं, जो एक सिलिकॉन वैली का पैराडॉक्स है। यहाँ पिछले 2 दशकों में 11 मिलियन से ज़्यादा इंटरस्टेट माइग्रेंट्स आए, लेकिन यहाँ भी लिंग्विस्टिक रिक्वायरमेंट्स रिजिड होती जा रही हैं। 60% साइन बोर्ड्स कन्नड़ में नेसेसरी हैं और एमएनसीज को कन्नड़ बोलने वाले एम्प्लॉयज़ की संख्या बतानी होगी। 2017 में बेंगलुरु में कर्नाटक रक्षणा वेदिके ने मेट्रो स्टेशन पर हिंदी साइन बोर्ड्स को काला कर दिया और नमामि मेट्रो हिंदी बेड़ा जैसे हैशटैग ने इस लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी खूब बढ़ाया। 2001 सेंसस डेटा के मुताबिक कर्नाटक की सिर्फ 66% पॉपुलेशन कन्नड़ बोलती थी, जबकि तमिलनाडु में 88%, तमिल और केरल में 90% से ज़्यादा मलयालम स्पीकर थे। यही कमजोरी कन्नड़ आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के एफर्ट्स को और अग्रेसिव कर रही है। तमिलनाडु का अप्रोच अलग है, स्ट्रीट वायलेंस की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल रेजिस्टेंस है। चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने एनईपी 2020 को एक डिस्ट्रक्टिव नागपुर प्लान बताकर पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है और 10,000 करोड़ के ऑफर के बदले भी विरोध करने की कसम खाई है। फरवरी 2025 में चेन्नई में स्टॉप इम्पोजिंग हिंदी ऑन अस वाली रंगोलियां कल्चरल एक्सटेंशन के गहरे डर को दिखाती है। यहाँ तक कि डलास और टेक्सास में भी 3 लैंग्वेज पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए हैं, जो इस डिबेट को इंटरनेशनल लेवल पर ले गए। चलिए अब इस भाषाई गर्व की आर्थिक कीमत पर नजर डालते हैं। ये सिर्फ इमोशनल या पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, इसका सीधा असर हमारी जेब पर, हमारी इकोनॉमी पर और हमारे फ्यूचर पर पड़ रहा है। सबसे पहले माइग्रेशन और एम्प्लॉयमेंट बैरियर्स की बात। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री मूवमेंट का वादा है, लेकिन भाषा एक नॉन टैरिफ बैरियर की तरह काम करती है। रिसर्च दिखाती है कि फिजिकल और वर्चुअल वर्क स्पेसेस में लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिससे माइग्रेंट प्रोफेशनल्स एक्सक्लूड हो रहे हैं। कर्नाटक में पिछले 2 दशकों में करीब 11 मिलियन इंटरस्टेट माइग्रेंट्स आए, लेकिन अब उन्हें सिस्टमेटिक बैरियर्स का सामना करना पड़ रहा है। इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 का डेटा देखिए। यूपी और बिहार जैसे स्टेट्स में भारी नेट आउट माइग्रेशन था। 20 से 29 एज ग्रुप में यूपी से
5.83 मिलियन और बिहार से 2.63 मिलियन लोग बाहर गए। इनमें से ज्यादातर लोग तमिलनाडु और केरल जैसे स्टेट्स में गए। ये प्योर इकोनॉमिक माइग्रेशन था, लेकिन आज इन इकोनॉमिक माइग्रेशंस को भाषाई रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। बिजनेसेस के लिए भी नई कंप्लायंस कॉस्ट्स आ गई हैं। कर्नाटक का मैंडेट है कि 60% साइन बोर्ड्स कन्नड़ में हों, जिसका मतलब है बिजनेसेस को एडिशनल एक्सपेंसेस उठाने होंगे। महाराष्ट्र में तो नॉन कंप्लायंस पर जीएसटी इंसेंटिव्स तक कैंसिल करने की धमकी दी गई है। ये सीधे सीधे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। और डिजिटल इकोनॉमी पर इसका क्या असर है? इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी एस्पिरेशंस के लिए ये लैंग्वेज वॉर्स एक बड़ा डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर रहे हैं। बेंगलोर, जिसे इंडिया का आईटी कैपिटल मानते हैं, उसकी पोजीशन भी खतरे में है। आयरनी देखिए, ये शहर इंग्लिश लैंग्वेज ग्लोबल सर्विसेज के दम पर बना था, लेकिन आज यही शहर इंटरनल लिंग्विस्टिक फ्रेगमेंटेशन का सामना कर रहा है। अगर हमारी टेक कंपनीज को हर स्टेट में अलग अलग भाषा के हिसाब से ऑपरेशनल चेंजेस करने पड़ेंगे, तो इसका सीधा असर इनोवेशन और ग्रोथ पर पड़ेगा। ये सिर्फ बेंगलुरु नहीं, बल्कि पूरे देश की डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक वार्निंग साइन है। तो भाषा सिर्फ एक कम्युनिकेशन टूल नहीं, बल्कि एक पावरफुल पॉलिटिकल वेपन बन चुकी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन को भी चैलेंज कर रही है। रीजनल पार्टीज के लिए लिंग्विस्टिक शोविनिज्म एक बड़ा इलेक्टोरल टूल है। एमएनएस जैसी पार्टीज भाषा वायलेंस को अपनी रेलेवेंस के लिए यूज करती हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ कन्नड़ सब नेशनलिज्म को एक्टिवली लेवरेज किया। इस पॉलिटिक्स का टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र में ग्लोबल मराठी कॉन्फ्रेंस सिविक पोल से पहले और कर्नाटक की पॉलिसीज लोकसभा इलेक्शन से पहले इंटेंसिफाई हुई। ये साफ दिखाता है कि भाषा इलेक्शन जीतने का एक बड़ा फैक्टर बन चुकी है। इस भाषाई टकराव का एक और खतरनाक साइड इफेक्ट है हेट स्पीच का बढ़ना। डेटा बताता है कि 2023 से 2024 के बीच माइनॉरिटीज को टारगेट करने वाली हेट स्पीच 74.4% बढ़ी है। हालांकि ये मेनली रिलीजियस माइनॉरिटीज को टारगेट करती है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी अब ऐसे ही एक्सक्लूजन और वायलेंस का सामना कर रही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बात की है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सन्स ऑफ द सॉइल थ्योरीज के खिलाफ रूलिंग दी थी, क्योंकि ये फ्री मूवमेंट और सेटलमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के खिलाफ है। हालांकि इसका इन्फोर्समेंट वीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जैसे आर्टिकल 343, आर्टिकल 345 और आर्टिकल 29 मौजूद हैं। तो सवाल ये है कि इस बढ़ते भाषाई टकराव का हल क्या है? क्या हम इसी रास्ते पर चलते रहेंगे या कोई रास्ता निकालेंगे? पहले डेमोग्राफी को समझते हैं। 2011 सेंसस ने रिवील किया कि 2001 से 2011 के बीच 36 में से 30 स्टेट यूटीज में हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ी, जो इंटरनल माइग्रेशन दिखाता है। तमिलनाडु में तो सदर्न स्टेट्स में सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट इंक्रीज हिंदी स्पीकर्स का था, बावजूद इसके कि वो विरोध करते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि सिर्फ 26.02% इंडियन ही 2 लैंग्वेज जानते हैं और 7.1% 3 लैंग्वेज जानते हैं, यानी इंटीग्रेशन की कमी है। 2001 से 2011 के बीच 2 भाषा बोलने वाले 12 स्टेट में कम हुए और 3 भाषा बोलने वाले 23 स्टेट में कम हुए। ये लिंग्विस्टिक सेग्रीगेशन की तरफ इशारा करता है। मुंबई में आधे से कम पॉपुलेशन मराठी है, फिर भी भाषा की पॉलिटिक्स हो रही है। और बेंगलुरु, जो इंग्लिश ग्लोबल सर्विसेज के दम पर आईटी कैपिटल बना, अब नेटिविस्ट बैकलैश झेल रहा है। दुनिया के कई मल्टीलिंगुअल देश जैसे स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, कनाडा ने दिखा दिया है कि भाषाओं को कैसे प्रोटेक्ट और इंटीग्रेट करना है। इंडिया का स्केल भले ही अलग हो, लेकिन करंट ट्रेजेक्टरी हमारी नेशनल यूनिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को डैमेज कर सकती है। समाधान के लिए हमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्मर्स चाहिए, जैसे लिंग्विस्टिक राइट्स कमिश्नर्स जो भेदभाव की जांच करें, इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स हों जो सिर्फ भाषा सिखाने से ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, जैसे केरल का मॉडल। और इकोनॉमिक इंसेंटिव्स होने चाहिए मल्टीलिंगुअल बिजनेसेस के लिए, ना कि कोई फाइन। एजुकेशनल पॉलिसी में भी फ्लेक्सिबल इम्प्लीमेंटेशन हो, जिससे स्टेट्स अपने ज़रूरत के हिसाब से 3 लैंग्वेज फार्मूला अपना सके। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई के इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि भाषा अब जोड़ने की बजाय तोड़ने का वेपन बन गई है, और इससे इंडिया की इकोनॉमिक कॉस्ट भी बढ़ रही है और इंडिया की रेपुटेशन भी खराब हो रही है।
भाषाई शोविनिज्म की असली कीमत सिर्फ टूटे हुए शॉप विंडोज या डिफेंस्ड साइन बोर्ड्स नहीं है, ये खुद इंडियन ड्रीम का फ्रैक्चर होना है। जिस देश ने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट दिया है, उसे याद रखना होगा कि फैमिलीज अंडरस्टैंडिंग से पनपती है, अल्टीमेटम से नहीं। सवाल ये नहीं है कि मुंबई में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़ या तमिलनाडु में तमिल बोलनी चाहिए या नहीं। सवाल ये है, क्या भारत अपनी उन सभी भाषाओं को अपनाते हुए भी इंडियन बना रह सकता है जो उसे संपूर्ण बनाती है? इस सवाल का जवाब सिर्फ इंडिया का लिंग्विस्टिक फ्यूचर नहीं, बल्कि 21वीं सदी में उसकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और डेमोक्रेटिक कैरेक्टर तय करेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भाषा के प्रति अवेयरनेस बढ़े।